सी टेट पर्यावरण की विषय वस्तु के अंतर्गत पशु के पार्ट सेकंड पर ध्यान दीजिएगा। पशुओं में पार्ट सेकंड पर हम अपनी प्रमुख रूप से बातचीत कर रहे हैं और इसके पार्ट वन पर जहां पर हमने स्लॉथ और हाथी के बारे में कल विस्तार पूर्वक चर्चा किया था, अब इसके अगले वीडियो में उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। चलिए दोस्त, सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सांप और सांपों से संबंधित उन विशेषताओं को जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अपना व्यापक महत्व रखते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सांप की, तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि सांप किस प्रजाति का होता है या सांपों की प्रजाति क्या होती है। जैसे ही आपसे बात की जाती है सांपों की प्रजाति की, आप ध्यान दीजिएगा सांप होता है सरीसृप प्रजाति का। अब आपके दिमाग में आएगा कि सरीसृप प्रजाति किसे कहते हैं, तो आप ध्यान देंगे वे जीव जो रेंग करके चलते हैं उन जीवों को सरीसृप प्रजाति का जीव कहा जाता है। तो हमने आगे लिख दिया है कैसा जीव, रेंगने वाला जीव है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर हम दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं, कह रहा सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है। अर्थात देखिए, मित्र का परिभाषा हमने पहले ही आपको बताया था कि जब कोई हमारे कार्यों में सहयोग करता है या जब बालक के कार्यों में कोई सहयोग करता है तो वह उसका क्या कहलाता है, मित्र कहलाता है। तो कह रहा है कि सांप किसानों का मित्र होता है, इसका मतलब किसान के कार्यों में सांप उसका मदद करता होगा, सहयोग करता होगा। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, क्योंकि यह चूहों को खा जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, चूहे किसानों के फसल को काट कर नष्ट करते हैं और सांप चूहों को खा जाता है, अतः सांप के द्वारा चूहों को खाकर किसानों के फसल को नष्ट होने से बचाया जाता है। इसी कारण सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, देखिए भारत में सभी प्रकार के सांप जहरीले और विषैले नहीं होते हैं, बल्कि भारत में प्रमुख रूप से 4 विषैले या जहरीले प्रवृत्ति के सांप होते हैं और चारों का नाम क्या है, नाग, करैत, अफाई और दुबैया। ये 4 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं। कौन कौन से, नाग, करैत, अफाई और दुबैया। अब आगे की ओर ध्यान दीजिएगा, आपने एक बात सुना होगा कि कौन सा सांप अपना अंडा घोंसले में देता है। तो ध्यान दीजिएगा कि नाग या किंग कोबरा यह सांप की वह प्रजाति है जो अपने बच्चे अर्थात अंडे को देने के लिए घोंसले की व्यवस्था करता है। और ध्यान दीजिएगा, घोंसले की व्यवस्था करने के पश्चात यह क्या करता है, अंडे को कुछ दिन पश्चात स्वयं खा भी जाता है। मतलब अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि सांप का वह कौन सी वैरायटी या सांप का वह कौन सी प्रजाति है जो जन्म देने के पश्चात अपने बच्चों को खा जाती है, तो ध्यान दीजिएगा वह हमारा होगा नाग या किंग कोबरा। आगे की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए कहा जाता है कि सांप के दांत की बात, चूंकि सांप काटता है अपने दांत के माध्यम से। तो ये देखिएगा, जैसे ये हमारा सांप है तो आप देखेंगे सांप बाहर की तरफ जीभ निकालता है। तो सांप जो बाहर की तरफ जीभ निकालता है तो उसमें कुछ इस प्रकार की आगे संरचना बनी होती है और यही सांप के 2 दांत होते हैं और 2 के दोनों दांत खोखले होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये अंदर से खोखले होते हैं और अंदर से जिह्वा से ये दांत जुड़े होते हैं और अंदर से जहर इसी खोखले भाग में आकर के बाहर की ओर आता रहता है और ये जब काटते हैं इन्हीं दांतों के माध्यम से तो वह जहर तुरंत वहाँ पर क्या होता है, सामने वाले जहाँ पर ये वार करते हैं वहाँ पे पहुँच जाता है और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिससे वे जहर दूसरों तक पहुँचाते हैं, अर्थात काटने के बाद वे अपना जहर दूसरों तक पहुँचा देते हैं। आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि अब जैसे ये इनका कुछ इस प्रकार से, जैसे ये दांत है, ये खोखला टाइप का दांत है।
अब जहर जब भी आएगा जहर तो वो सबसे पहले नीचे की ओर इकट्ठा होगा। आपने एक बात सुना होगा कि सांप अगर किसी को काट के पलट जाए तो उस व्यक्ति को कोई बचा नहीं सकता। उसके पीछे कारण यही होता है कि देखिए नीचे की तरफ जहर ढेर सारा इकट्ठा है और जैसे ही काटा काट के पलट गया तो सारा जहर उसके शरीर के अंदर उलट जाता है। यही कारण है कि सांप अगर काट करके पलट जाए तो व्यक्ति की निश्चित तौर पर मृत्यु हो जाती, अर्थात अधिक मात्रा में जहर उसके शरीर के अंदर चला जाता है। आगे ही अगर हम सांपों से कुछ और बिंदुओं पर अगर हम ध्यान दें तो एक बात कि सांप के पास कान तो पाए नहीं जाते। आपने सांप के शरीर पर कान तो देखा नहीं होगा। प्रश्न पूछता है कि सांप ध्वनि को कैसे सुनता है या वो ध्वनि को कैसे महसूस करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि सांप की त्वचा जो होती है और इसके साथ जिह्वा, ये इसमें कंपन उत्पन्न होता है। कंपन इन द सेंस अंग्रेजी में वाइब्रेशन बोलते हैं, जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता है। तो इनके शरीर में कंपन उत्पन्न होता है। जब भी कोई आवाज़ आप उत्पन्न करते हैं तो उससे इनके शरीर में कंपन उत्पन्न होता है और उसी कंपन के माध्यम से ये आवाज़ को आसानी से क्या कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। तो सांप कंपन द्वारा आवाज़ को क्या करते हैं, महसूस करते हैं या अपने अंदर तक आवाज़ों को ग्रहण करते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा कि सांप अगर किसी, देखिए सांप की जो जहर होती है इससे बचाने की दवा सांप से ही बनाई जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि सांप के जहर की जो दवा होती है वह सांप ही से प्रमुख रूप से बनाई जाती है। आगे आप ध्यान देंगे, आपने देखिए एक अफवाह सुना होगा कि 100 साल पुराना सांप वहाँ पर पाया गया, 200 साल पुराना, कोई कहता है 500 साल पुराना, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत 1000 साल पुराना। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ध्यान दीजिए, सांप की औसत आयु 10 से 12 वर्ष होती है। मतलब सांप 10 से 12 वर्ष तक ही जिंदा रहता है, इसके पश्चात इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाए। जब सांप 8 वर्ष से पुराना होता है तो उसका जो मेल होता है, सांप का जो मेल वर्जन होता है, इसके शरीर पर धीरे धीरे धारीदार चित्र और इसके शरीर पर बाल उगने लगते हैं और वही सांप सबसे पुराना होता है जो 8 साल के बाद का होने लगता है। और इसकी अधिकतम उम्र मतलब 10 से 12, मतलब इसी के बीच में इनकी मृत्यु होने लगती है। जो बहुत ज़्यादा जीते हैं वो 12 वर्ष तक। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कह रहा है यह किसी भी जीव को भोजन के रूप में सीधा निगल लेता है। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न बनता है कि सांप के पास दांत तो पाए जाते हैं लेकिन वह अपने दांत के माध्यम से भोजन नहीं ग्रहण करता है, बल्कि सांप भोजन को निगल कर शरीर के अंदर ले जा करके वह उसको आसानी से ग्रहण करता है और उसके माध्यम से शरीर में पाचन की क्रिया करता है। तो ये प्रमुख रूप से हमारी बातचीत थी सांप के बारे में। अब हम इसी श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ते हुए अब हम देखेंगे बाघ को। और हम जब बाघ की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट्स अगर हम चर्चा करें तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि बाघ के शरीर पर पीली व काली धारियां, आपने देखा होगा लंबी लंबी लकीरें, तो उसमें रंग आपसे पूछ लेता है कि बाघ के शरीर पर किस किस रंग की धारियां पाई जाती हैं। तो बाघ के शरीर पर पीली व काली धारियां पाई जाती हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये प्रश्न भी आया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। आगे की ओर बढ़े दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आप ध्यान देंगे, भारत का एक राज्य है कर्नाटक, भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आया हुआ प्रश्न है कि जो बाघ में जो फीमेल वर्जन होती है बाघिन अपने बच्चों के साथ समूह में रहती है और वह समूह का नेतृत्व करती है। मतलब बाघिन छोटे छोटे बच्चों के साथ समूह में रहती है और समूह के देखभाल का कार्य, उनको नियंत्रण, उनके सभी प्रकार के कार्य जो देखभाल होता है उसका कार्य कौन करता है, तो वह बाघिन करती है। चलिए दोस्त आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें बाघ के नर बच्चे की, तो बाघ के नर बच्चे 2 से 3 वर्षों में अपने समूह को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं या ये धीरे धीरे अपने समूह से अलग हो जाते हैं। आगे की ओर बढ़े दोस्त, तो कह रहा है कि
बाघ अंधेरे में मनुष्य की तुलना में कितना ज़्यादा देख सकता है। तो देखिए इस प्रश्न को लेकर के कंफ्यूजन होता है। आप एक होता है कि 4 गुना ज़्यादा देखना और एक होता है 6 गुना। तो 4 गुना ज़्यादा देखने की बात होती है तो होता है बाज, चील, गिद्ध, इनके देखने की क्षमता मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है। लेकिन जब बात हो रहा हो शेर की, जब बात हो रहा हो बाघ की, बात हो रहा हो चीता की, तो इनके देखने की जो क्षमता होती है यह मनुष्य की अपेक्षा कितना होती है, 6 गुना ज़्यादा होती है। आगे देखेंगे कि एक और प्रश्न आया हुआ आपके एग्जाम में कि बाघ के अंदर इतनी क्षमता पाई जाती है कि हवा के चलने से पत्ती में जो सरसराहट होता है और किसी जीव के भागने से जो पत्तियों में सरसराहट होता है, इसको दूर से आसानी से पहचान लेता है और यही पहचान करके वो शिकार की दिशा में दौड़ करके आसानी से शिकार को पकड़ लेता है। आगे की ओर बढ़ें तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि शेर की मूंछें बड़ी बड़ी होती हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, बाघ की जो मूंछें होती हैं बड़ी बड़ी होती हैं। तो जो बाघ की बड़ी बड़ी मूंछें पाई जाती हैं उनके बाल बहुत पतले होते हैं और इसके माध्यम से बाघ आसानी से दिशा ज्ञान मतलब रास्ता, जो हवाओं का दाब होता है उसके माध्यम से उनके जो मूंछ के बाल हिलते हैं, इससे बाघ आसानी से दिशा और रास्ते का अंधेरे में भी आसानी से पहचान कर लेता है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि बाघ अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के माध्यम से करता है। जो बाघ होते हैं वे अपने इलाके में मूत्र जगह जगह पर गिराए रहते हैं और उसी के दुर्गंध के द्वारा ये आसानी से पहचान लेते कि ये हमारा इलाका है। अब अगर कोई दूसरा बाघ आता है तो अगर वह उसमें वह मूत्र मतलब गिरा देता है, आसानी से बाघों द्वारा पहचान लिया जाता है कि हमारे इलाके में दूसरा कोई बाघ आ गया है और आसानी से उसको ये अपना पकड़ लेते हैं। आगे ध्यान देंगे कि बाघों की दहाड़ 3 किलोमीटर तक आसानी से स्पष्ट सुनाई देती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसका बच्चा जो होता है वह 1.5 से 2 किलो का होता है। मतलब जो बाघ का बच्चा जन्म लेता है वह 1.5 से 2 किलो का ही होता है। तो पशुओं नामक चैप्टर पर ये पार्ट 2 पर हमने बातचीत किया। कुछ और पशुओं के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।